जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस सभा में। आपकी उपस्थिति हम सबके लिए अम, बहुत जानदार, शानदार है और ऐसा लगता है कि मैं आज आपके साथ बात करके कुछ नई बातें हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को मैं सुनवा पाऊँ। मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि आज की शुक्रिया। हमारी मुलाकात, आज की हमारी जो बातचीत है, वो न केवल यादगार रहे बल्कि अम, ऐसी भी रहे कि कुछ लोग यहाँ से जब जब इस प्रोग्राम के बाद जाएँ, तो बहुत सारी बातें ज़हन में रहें और वो कुछ पढ़ने के लिए प्रेरित हों। उनकी जी, उनकी सोच, उनकी खोज उस इस दिशा में हो कि जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ आपने लिखा है, जिस तरह से आपने भी बेबाकी से लिखा है, आपने भी बहुत सारी क्रांति अपने कलम के माध्यम से लाने की कोशिश जो की है, तो हम सब लोग उसको पढ़ें, जानें, समझें और सीखें उससे बहुत कुछ और केवल क्रांति ही नहीं सीखें, अपने मन की बात को कहने का मादा हम अपने अंदर पैदा करें और सही। अम, और और जो कुछ भी हम पढ़ें, लिखें, सुनें, उसमें कहीं न कहीं हमारा समाज शामिल हो। क्योंकि जैसे भारतीय परंपरा है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो जी, हम इस धरती को, भारत को, अपने नगर को, परिवेश को, अपने माहौल को हम एक मानकर चलें, हम एकजुट करने की कोशिश करें। ये बहुत सारी अच्छी। चीज़ें आज आज के इस कार्यक्रम से हम थोड़ी-सी भी अगर हम अपने ज़हन में रख पाएँगे, तो शायद हमारी कोशिश कामयाब होगी। तो हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले तो नूर जी का परिचय दूँगी और जो परिचय है उसमें नूर जी के बारे में जितना कुछ है मेरे लिए याद कर पाना तो संभव नहीं था, तो मैं पढ़कर सुनाऊँगी जो जो कुछ इन्होंने लिखा। हालाँकि बहुत सारा है, इतना सब कुछ पढ़ना भी शायद संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जितना संभव है ताकि जो लोग नूर जी से आज पहली बार रूबरू हो रहे हैं, वो कम से कम उनके व्यक्तित्व को, उनके लेखन को थोड़ा-सा समझ पाएँ। तो इन्होंने नूर जी ने अपना जो पेशेवर जीवन शुरू किया था, जो इनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ थी, वो शुरू हुई थी पत्रकारिता से और जो बहुत ही एक भारत का एक बहुत ही चर्चित केस मैं कहूँगी या एक मुद्दा कहूँगी या एक टर्निंग पॉइंट जो है शाहबानो का जो केस था, उस पर इन्होंने रिपोर्टिंग की है, जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी, सोच बदल दी, बहुत कुछ बदला है। तो उस मामले को उठाने का साहस नूर जी ने किया है और बहुत संवेदनशील मुद्दा था। महिलाओं को समाज में देखने का नज़रिया था, वो सब कुछ अलग था, वो सब कुछ पर नूर जी ने लिखा है। इसके अलावा इनकी जो और भी प्रकाशित कृतियाँ हैं, उसमें है माय गॉड इज़ अ वुमन, फिर साइलेंट ड्यून्स, रेजिंग फॉरेस्ट, द डांसिंग लामा। तो द डांसिंग लामा जो है वो बौद्ध प्रदर्शन पर आप मतलब इससे नूर जी का जो बहुआयामी व्यक्तित्व है आपको उसकी झलक मिलेगी कि किस कोने से मतलब सारी चीज़ों को उन्होंने अपने लेखन में अम, बारीकी से देखा है। लिखना तो बाद में होता है लेकिन पहले बारीकी से देखा है। इसके अलावा है एट होम इन एनिमी लैंड, ये पाकिस्तान की का यात्रा वृत्त है इनका। फिर इनकी एक जो चर्चित पुस्तक है डिनाई बाय अल्लाह, उन स्त्रियों की कहानी का दर्पण है, जिसमें इन्होंने इस्लामी कानूनों जैसे हलाला, मुताह, तीन तलाक, खुला के कारण जो अपमान और जो पीड़ा और जो तकलीफ झेली है महिलाओं ने, उसको इन्होंने उजागर किया है। और ये पुस्तक उन पुराने प्राचीन रूढ़ियों पर कुठाराघात करती है, जो पितृसत्ता को बढ़ावा देती है। और इन्होंने भारत को एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते सभी नागरिकों को समान न्याय और समानता मिलनी चाहिए, इस पर जोर दिया है। इसके अलावा नूर जी रंगमंच से भी जुड़ी हुई हैं। इन्होंने नाटकों का लेखन किया है, जिसमें 4 फुल लेंथ नाटक हैं और इसके अलावा 12 लघु नाटक हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। फिर इन्होंने अनुवाद का काम भी किया है। अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो क्योंकि मेरी इंग्लिश मेरी भाषा नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। हुँ, द सन रॉयल हंट ऑफ द सन, ये इनके अनुवाद शामिल हैं
और जो मैंने आज जो मैं बता रही थी कि गूगल किया है, तो उसमें कागजी है पेरहन का भी हिंदी इंग्लिश अनुवाद आपने किया है जी पेपर अटायर के नाम से, जो कि इसमें चुगताई जी की आत्मकथा है। जी इसके अलावा इन्होंने उत्तर पश्चिमी हिमालय की जनजातियों और बौद्ध मौखिक परंपराओं पर उर्दू में स्त्रियों की आरंभिक लेखन परंपरा का जो संकलन है 4 खंडों में, वो भी इन्होंने लिखा है, जिसमें लघु कथा, कविता, नाटक और गद्य सब कुछ शामिल है। साथ ही बाउल संप्रदाय की रहस्यवादिता और बौद्ध एवं सूफी तत्वों का भी अनुभव का अध्ययन किया है। और इनकी कुछ कृतियां हैं जो कि अभी प्रकाशन में हैं, लेकिन वो नाम पढ़ने की बजाय मैं नूर जी से ही उसके बारे में जानना चाहूंगी, लेकिन उनके परिचय में अधूरापन रह जाएगा अगर मैं उनको मिले हुए पुरस्कारों की बात न करूं तो इनको जो पुरस्कार और जो सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले हैं, वो है टाइम्स फेलोशिप फॉर रिसर्च, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वरिष्ठ शोधवृत्ति, साहित्य अकादमी, दिल्ली में राइटर इन रेजिडेंस, संगम राइटर्स रेसिडेंसी बेंगलुरु में सहभागिता, दिल्ली हिंदी अकादमी कृति सम्मान, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स साहित्य पुरस्कार, लाडली मीडिया अवार्ड, दिल्ली हिंदी अकादमी शिखर सम्मान। इसके अलावा भी लिस्ट बहुत लंबी है इनकी रचनाओं की और इनके पुरस्कारों की। कुछ रचनाएं जो हिंदी और उर्दू की जो बहुत लोग ज़्यादा परिचित हैं, उनके नाम हैं सुरख काफिले के हमसफर, रेत पर खून, पत्थर के सैनिक, आज के नाम जो कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की जीवनी है, मेरे हिस्से की रोशनाई, स्याही की एक बूंद। ये एक संस्मरण है हिंदी और उर्दू में। तो ये बहुत छोटा-सा परिचय दिया है। मैं जानती हूँ मैंने नूर जी के साथ अन्याय किया है, इनका परिचय बहुत विस्तृत है, पर क्षमा के साथ आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में नूर जी जी बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में उछल रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहले आपकी लेखनी की से ही बात शुरू करूँगी। जैसा कि मैंने जाना है कि आपको लेखन विरासत में मिला है। जी आपके खून में है लेखन, आपकी पूरी पीढ़ियों को अगर देखा जाए, आपके माता-पिता, और वो भी जो मैंने आपकी बात की कि आप बहुत बेबाकी से लिखती रही हैं, तो आपके माता-पिता प्रोग्रेसिव राइटर्स जो जी रहा है, जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन साहित्य के क्षेत्र में लेकर आए, उसके सदस्य, खास सदस्य के रूप में रहे हैं। तो उनका आपके परिवेश का आपके लेखन पर जो कुछ भी असर रहा है, वहाँ से आपकी लेखनी की शुरुआत जो हुई है, उसके बारे में बताइए? जी ज़ाहिर है कि परिवार का बहुत असर रहा और सिर्फ़ अम्मी-अब्बा का नहीं, बल्कि जो लोग आते-जाते रहते थे, जैसे हमारे घर में मुल्क राजानंद आके ठहरते थे, कैफ़ी आज़मी आके ठहर रहे, साहिल लुधियानवी, इस्मत खाला। तो और ये लोग सब एक तरह से परिवार जैसा समझ के आते थे। कोई भी बरामदे में सो जाता था, कोई 3 लोग एक कमरे में सो गए, कोई कोई ये नहीं होता था। तो उसका ज़ाहिर है बचपन से असर पड़ा। और इन लोग सभी ने और ख़ास करके मैं कहूँगी मुल्क चचा ने, ये सिखाया कि सवाल पूछना बंद नहीं करना है किसी भी सूरत में। सवाल करते रहना है, कभी जवाब मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उससे सवाल ख़त्म नहीं हो जाता, उससे चुप नहीं हो जाना है। तो वो करते रहना है और फिर जब लिखना शुरू किया तो ये एक तरह से सवाल पूछने का ही तरीक़ा था मेरा। तो मुझे लग रहा था कि मैं पत्रकारिता भी इसीलिए शुरू की थी कि उन मुद्दों पे सवाल खड़ा किया जा सके जिन पे लोग दूसरे लोग नहीं बात करते। तो वो था, लेकिन फिर ये लगने लगा कि नहीं, उसको क्रिएटिव राइटिंग में भी लाना चाहिए उन सवालों को, और वो सवाल करना जो है वो किसी न किसी रूप में होते रहना चाहिए। तो वो नाटकों में भी, कहानियों में भी वो एक चीज़ चलती रही और उसकी वजह से ये हुआ कि एक तरह की आप कह रही हैं कि बेबाकी आ गई और हिम्मत हो गई, क्योंकि जितनी बार भी लोग एतराज़ करते थे, उससे ज़्यादा लोग जुट जाते थे जो तारीफ़ करते थे और बताते थे और कहते थे कि हाँ, ये तुमने ठीक किया, ये बात तुमने ठीक उठाई। तो उससे हिम्मत बनती चली गई और फिर ये लगने लगा कि जो आम कहानियाँ हैं, वो तो बहुत लोग लिख रहे हैं,
तो हमें अपनी ही जो चीज़ पकड़ी है उसको पकड़े रहना चाहिए, उसमें मज़बूती कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल। आपने जो नाम लिए कि जो आपके घर आते थे कैफ़ी साहब, साहिर साहब, इसी से पता माफ़ी चाहती हूँ। इसी से पता चल जाता है कि आपको वो माहौल, वो पूरा जो माता-पिता से मिला, जो खून में मिला वो तो मिला ही, लेकिन उस माहौल ने भी आपको ये जी। मौके दिए कि आप सवाल कर सकें और आप उस तरह से आगे बढ़ सकें। तो आपकी पहली रचना जो प्रकाशित हुई वो कौन-सी थी? या आपने पहली कौन-सी रचना लिखी जो सुनाई आपने लोगों को? जी, ये ट्रिपल तलाक के बारे में थी और एक केस सामने आया था, अब तो वो छोटी-सी खबर बन गया है, लोगों ने भुला दिया है और उसमें उस महिला ने कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाया था, कोर्ट कचहरी नहीं किया था, लेकिन उसने ये सवाल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सामने रखा था। और उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद थी, वो इमामों की कॉन्फ्रेंस होती है 3 साल में 1 बार। तो मैं रिपोर्टिंग के लिए थी और मुझे ये लगा कि ये मुद्दा जो है इस पर ये लोग बात करने से कतरा रहे हैं। हुँ, तो मुझे ये लगा कि क्यों कतरा रहे हैं भई, तिलाक तो एक तरह से उसकी इजाज़त है इस्लाम में, तो ये बात क्यों नहीं करना चाह रहे जो ये मुद्दे उठा रहे हैं? तो कुछ इमामों से बात की, तो उससे ये लगा कि ये लोग बिल्कुल ही इस चीज़ को जो है वो छुपाना चाह रहे हैं। तो जो चीज़ छुपाई जा रही है उसमें ज़रूर कुछ न कुछ गलत होगा। ये बचपन से सिखाया गया था तो उसकी थोड़ी-सी तहकीकात की और उससे एक कहानी निकली, जो मेरी पहली कहानी थी और जो पहली मैंने कहें कि छपी भी और मैं इस मामले में राजेंद्र यादव जी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इसको हंस में छापा, हालाँकि मेरा कोई नाम नहीं था कहानीकार के की हैसियत से और उस पर बहुत बात की अपने एडिटोरियल में उस पर चर्चा की। तो वो मेरी पहली कहानी थी और अ, उसका नाम था इतना नहीं। अच्छा। तो वो उस कहानी से एक तरह से कहेंगे कहानियाँ पहले भी छोटी-मोटी लिखती रही थी स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन ये एक तरह से इसने मुझे समझाया कि शायद मैं कहानी लिखूँ तो अ, ठीक-ठाक लिख पाऊँगी। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई पूरी लखनऊ में ही हुई है या कहीं और भी? जी नहीं, लखनऊ में स्कूल पूरा किया, फिर दिल्ली आ गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रही ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए और वहीं फिर ये हुआ कि जर्नलिज़्म का एक छोटा-सा कोर्स कर लिया, फिर अप्रेंटिस हो गए पहले नेशनल हेराल्ड में। फिर ये हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ जगह खाली हुई अ, और अक्षय कुमार जैन जी ने खुद इंटरव्यू लिया क्योंकि वो नए लोगों को ले रहे थे और पहली बार ये हो रहा था कि महिलाओं को, लड़कियों को लिया जा रहा था रिपोर्टर। तो वो खुद मेरे ख़्याल से इसलिए खुद इंटरव्यू ले रहे होंगे कि देखें तो ये काबिल हैं भी, इस काबिल हैं भी कि नहीं। तो उन्होंने फिर पहली एक तरह से कहें कि बड़ी नौकरी मुझे दी, फिर उसमें टाइम्स में मैंने 10 बरस काम किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो पत्रकारिता का जो आपका 10 साल का अनुभव है, जी। वो भी आपके लेखन को प्रभावित करता होगा यकीनन, क्योंकि एक पत्रकार को वो सब चीज़ें जानने, सुनने का मौका मिलता है जो आम जनता को प्रायः नहीं मिल पाता है। जी। क्योंकि क्योंकि जो चीज़ को देखकर जो अनुभव हासिल होता है, हमको शायद वो न्यूज़ पढ़कर या हमको कोई पत्रिका में पढ़कर वो अनुभव नहीं, वो इंटेंसिटी, वो गहराई हमको शायद नहीं हासिल होती होगी। तो हुँ। पत्रकारिता ने आपके लेखन को किस हद तक प्रभावित किया? या कौन-कौन सी कहानियाँ आपकी पत्रकारिता से उपजी हैं? कहानियाँ तो बहुत निकली वहाँ से, बल्कि माय गॉड इज़ अ वुमन का भी जो आपने ज़िक्र किया वो शाबानो केस पे ही आधारित है। अम, अ, मैं ये कहूँगी कि कहानी और क्रिएटिव राइटिंग की तरफ मोड़ा भी पत्रकारिता ने। अच्छा, एक मज़ेदार किस्सा है कि मैं सुबह-सुबह जल्दी, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी तो 8 बजे पहुँचना था ऑफ़िस, तो मैं जल्दी-जल्दी जा रही थी और सुबह कुछ मैंने नाश्ता-वाश्ता नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि एक समोसा खरीद लेती हूँ रास्ते में और खाती हुई दफ़्तर चली जाती हूँ। तो वो खरीदने के लिए जो रुकी तो 2 दिन पहले टाइम्स में मेरा पहला पहला लेख छपा था जिसमें बाय लाइन थी
तो ये बहुत बड़ी बात होती थी कि इतनी कम उम्र में कि आपको बायलाइन मिले। तो बायलाइन थी, मैं बहुत मतलब अपने आप को बहुत ही घमंड और खुशी महसूस कर रही थी कि मेरी बायलाइन छपी है। जब वो समोसा उसने दिया तो मेरे साथ जो सज्जन खड़े हुए थे उनको भी समोसा चाहिए था, तो उन्होंने जो लिया तो वो मेरी बायलाइन का आर्टिकल का टुकड़ा था जिसमें उनको समोसा दिया गया। तो उसका मेरे ऊपर बहुत असर हुआ कि मैं जो भी कुछ लिख रही हूँ पत्रकारिता में, वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद रद्दी हो जाएगा। तो ओह! कुछ कुछ ऐसा लिखना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो कम से कम कुछ बरस तो टिका रहे, लोगों की ज़हन में रहे, दिमाग में रहे, कुछ थोड़ी बहुत खलबली मचे। ये तो जितना भी मैं अच्छा लिख लूँ, ये 4-5 दिन के बाद ये रद्दी हो जाएगा। तो वो वहाँ से ये हुआ, मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूँगी, तो अक्षय कुमार जैन जी से बात की। उन्होंने बहुत प्यार करते थे, बेटी की तरह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 1 साल की छुट्टी ले लो, फिर देखो आना हो तो आना। तो फिर उसके बाद नहीं लौटे, फिर कहानियाँ ही करते रहे। वो हर हर बार जब मिलते थे तो शिकायत करते थे। चलिए तो फिर ठीक है, आज एक आपकी कहानी की खुशबू हम भी ले लेते हैं। एक कहानी आप सुनाइए हमको, कौन-सी सुना रही हैं? और अगर उसका कुछ आधार है तो वो भी बताइएगा ज़रूर, भले ही आप अंत में बताएँ लेकिन मैं कुछ एक सालों से यहाँ लंदन में आकर के बस गई हूँ और ये अपनी खुशी से नहीं हुआ, काफ़ी इसके पीछे दूसरी चीज़ें थी। ख़ैर, और यहाँ पर जब कहानी लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे शायद सिर्फ़ अ, नॉस्टैल्जिया की या वतन कितना याद आता है, उस पर फ़ोकस नहीं रखना चाहिए, वो बहुत लोग कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की सामाजिक उथल-पुथल मची रहती है, कभी ये कहा जाता है कि आप काले हैं, कभी ये कि आप एशियन हैं, कभी ये कि आप महिला हैं। तो वो सारी दिक्कतें यहाँ भी हैं, तो इन दिक्कतों पे फ़ोकस रखना चाहिए। तो वो एक कहानी है, आप लोगों को मालूम होगा, अफ़गानिस्तान से जब ये लोग भागे थे, जब तालिबान ने दोबारा ये किया तो काफ़ी लोग वहाँ से निकले और हम लोग भारतीय मूल के जो हैं, हम लोगों का अफ़गानिस्तान से रिश्ता सिर्फ़ रवींद्रनाथ ठाकुर के काबली वाले से है। उससे हम जानते हैं कि हाँ, वहाँ के लोग यहाँ आते थे, यहाँ कुछ थोड़ा बहुत ट्रेड करते थे और फिर चले जाते थे, थोड़ा बहुत पैसा कमा कर के। तो मुझे ये लगा कि इस पर एक कहानी, कुछ कहानियाँ होनी चाहिए। तो मैं एक वो कहानी सुना रही हूँ आप लोगों को। इसका नाम है भटकन। उससे मिलकर आरिफा को ऐसा लगा जैसे वो कोई मखौटा लगाए हुए है। भला आज के तिकड़मों और पैतरेबाजी के भरे दौर में कोई इतना मासूम शक्ल का मालिक हो सकता है? ज़रूर कोई ज़बरदस्त अभिनेता है, जो अपने असल चेहरे पर बड़ी खूबी से भोलेपन का नकाब चिपकाए इन पश्चिमी गोरों को बेवकूफ बना रहा है। उसका नाम आज़र था और वो अफ़गान है। दोनों बातें फार्म हाउस की मालकिन ने बताई थी। जब आरिफा ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की और वो या तो खामोश रहा या बस मुस्कुरा भर दिया, तो आरिफा का शक यकीन की तरफ चल निकला। मुस्कुराया इसका तो मतलब है कि बात समझा ही, चुप रहा यानी कोई भेद ज़रूर छुपा रहा है। स्वीडन के गुल्ज़मारवेदन गांव में आरिफा 2 महीने के लिए रहने आई थी। पैसे कम थे, उपन्यास पूरा करना ज़रूरी था और इस्लामी पृष्ठभूमि पर लिखे जाने वाली कथा के लिए अपने समुदाय से दूरी बनाना लाज़मी था। पैसे पल्प फिक्शन लिखने वालों के अलावा आजकल किसे मिलते हैं? इसलिए लंदन, जहां उसका स्थायी निवास था, वहां से इतनी दूर स्वीडन में उसने समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक फार्म हाउस में कमरा किराए पर लिया था। कमरा का किराया तो था, लेकिन अगर वो प्लम, चेरी, नाशपाती और स्ट्रॉबेरीज की तोड़न का हिसाब रखने में 2 घंटे हर शाम को बैठे, तो उसे खाना मुफ्त मिल सकता था। आरिफा की एक दूसरी दोस्त इस गांव के करीब रहती थी और डोवर से एक लावारिस कुत्ते को लेने लंदन आने वाली थी। ज्यादातर मुसलमानों से अलग,
आरिफा को कुत्ते पसंद थे और हैरत की बात ये थी कि अक्सर कुत्ते भी उसके समुदाय का गुस्सा उस पर नहीं निकालते थे और उसे पसंद करते थे। इसी पसंद के चलते वो अपनी दोस्त और उसके नए-नए गोद लिए कुत्ते के साथ कार में बैठ कर के स्वीडन आ गई थी, जो फ्लाइट से बहुत सस्ता पड़ा था। आज़र को यहाँ पर पाकर उसे कोफ्त सी हुई थी। वो तो मुसलमानों से दूरी बनाने और जो कुछ उसके अपने भीतर सिखा पढ़ा करके ठूसा गया था, उससे निजात पाने इतनी दूर आई थी, ताकि इस्लामी समाज में होने वाली कुरीतियों और कुसंस्कारों पर लिख सके। वैसे उसे याद रखना चाहिए था, क्योंकि लंदन में ये बहस बहुत गर्म थी कि स्वीडन के फार्म हाउसेस ने अफगान शरणार्थियों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। मजाक ये भी था कि ये स्वीडन की अपनी गिरती हुई आर्थिक स्थिति को संभालने का तरीका था, ताकि उन्हें बंजर पड़ी जमींदारियों पर मुफ्त के या बहुत कम दामों के मजदूर मिल जाए। खैर, अब तो क्या हो सकता था, 2 महीने तो यहाँ गुजारने ही थे। आज़र से बहुत बहस या बातचीत ना हो तो गनीमत है, क्योंकि वो इस्लामी कानून पर अपनी रिसर्च और तर्क को किताब की शक्ल में सबके सामने लाने से पहले किसी मुसलमान से वाद विवाद करना नहीं चाहती थी। लेकिन वाद विवाद तो उसने बहुत किया था, लेकिन ना तो कुछ बदला था और ना ही कोई ये मानने के लिए राजी था कि धर्म केवल एक समय की जरूरत पर पूरी करता है। उसे हमेशा के लिए सही मानना इंसानियत और सभ्यता की बढ़त को रोकना है। और मुसलमान मर्दों से तो इस मामले में बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता डगमगाती हुई नजर आने लगती है और बहस बहुत जल्दी झगड़े और गाली गलौज में बदल जाती है। लेकिन आरिफा को घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। आजर बहस तो तब करता जब बोलता, चुपचाप खाना खाता, सिर्फ हाथ उठा करके अभिवादन करता, सुबह के नाश्ते के बाद गायब हो जाता तो रात को खाने के वक्त नजर आता। फार्म की मालकिन इंग्रिड ने इतना भर कह करके मिलवाया था, ये आजर है, मेरा अफगान बेटा। आजर से खुद कभी ये पूछने का मौका ही नहीं मिला कि वो यहाँ कैसे और क्यों आ पहुंचा है। वैसे तो इस सूरत हाल से आरिफा को संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी जिज्ञासा कुछ आजर के बर्ताव से, कुछ उसकी भीड़ों से मिलती हुई सूरत का भोलापन और उसकी खामोशी से जाग गई थी। इंग्रिड ने पिछले साल से गायें रखनी बंद कर दी थी और भेड़ें पाल ली थी। इनका खर्च, देखभाल और रोज की मेहनत कम थी और मुनाफा ज्यादा था। 10 गायों की गौशाला में 50 के करीब भेड़ें थीं और अब वो भेड़ों का बाड़ा कहलाता था। आखिर जब आजर से बात करने का कोई मौका हाथ ना आया तो आरिफा ने इंग्रिड को घेरा। ये तो समझ ही गई थी कि इंग्रिड आजर को बहुत चाहती है। क्या कोई माँ अपने बच्चे का ऐसा ख्याल रखेगी जैसे इंग्रिड रखती थी? गरम खाना, उसके शौक के पकवान, कपड़ों की बहुत प्यार और नफासत से मरम्मत और डांट फटकार, सब शामिल। इंग्लैंड में मसल है, नौजवान माँ को पटाना हो तो उसके बेटे की बातें करो। आरिफा ने यही नुस्खा अपनाया और उसे कुछ अफगानी खाने बनाने आते हैं कह करके इंग्रिड की रसोई में घुस गई। आजर ने जरूर उन खानों की इंग्रिड से तारीफ की होगी, क्योंकि इंग्रिड तो फिर जैसे निहाल ही हो गई और हर रोज ही किराएदार को अपने घर में रसोई में बुलाने लगी। भला वो रसोई में घुसना ही क्या हुआ जिसमें महिलाओं में गपबाजी ना हो। 3 दिन की पक्की दोस्ती में इंग्रिड से सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने खुद ही बताना शुरू कर दिया। जब आया था आजर तो बिल्कुल चुप रहता था। सरहद पर बहुत दिन से रुका हुआ था और वहां के अफसरों का कहना था कि ना कभी कोई इच्छा जाहिर करता था, ना अपने नंबर ना आने पर झुंझलाता था, ना शरणार्थी कैंप की कमियों पर गुस्सा होता था। मूक नहीं है, गूंगा नहीं है, इसका भरोसा मुझे कैंप के डॉक्टर ने दे दिया था। वैसे होता भी तो भी मैं इसे ले आती। अब जब मैंने और आजर दोनों ने मिलकर के एक नया सच बना लिया है, तो मुझे पुराने सच को स्वीकारने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मुझे इस जमीन पर मदद की बहुत जरूरत थी। मैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। 5 साल पहले सेवानिवृत्त होकर के यहाँ अपनी पुश्तैनी बंजर पड़ गए फार्म हाउस में आ गई थी। बचपन यही गुजारा था, लेकिन ज्ञान को अगर धार न दो
तो उस पे जंग लग जाता है। मुझे खेती और पशुपालन के सब नियम और जानकारी दोबारा हासिल करनी पड़ी। भरोसेमंद सस्ता मजदूर पाने के लिए मैंने एक शरणार्थी को गोद लेने के लिए निवेदन दिया। मंजूर हो गया। आरिफा को कहानी इतनी दिलचस्प लग रही थी कि उसने मटर की फलियों की टोकरी अपनी तरफ खिसका ली, ताकि इंग्रिड को मटर छीलने में ध्यान ना बटे और कहानी में खलल ना पड़े। बात आगे चल पड़ी। ऐसा नहीं कि वो स्वीडिश समझता नहीं है। उसने सरहद पर रहकर ही काफी अच्छी स्वीडिश सीख ली थी और अंग्रेजी भी उसकी ठीक ठाक थी। कब सीखी, कैसे सीखी, उसने कभी बताया नहीं। दोनों भाषाओं में जो भी कहो समझ लेता और आदेशों का पालन करता। भाषा सीखना यहाँ पर शरणार्थियों के लिए जरूरी है। क्लासों में लिखित में उसे पूरे नंबर आते, बोलने में शून्य मिलता। जब मनोचिकित्सक ने भी हाथ खड़े कर दिए तो मैंने उसे भाषा के स्कूल से निकाल लिया। न जाने अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान और फिर वहां से निकल के हिंदुस्तान से होते हुए यूरोप के कितने मुल्कों में पैदल, बस से, ट्रेन से सफर करके उसने गुजारे थे और उस पर क्या गुजरी थी। मुझे खामोश तबीयत लेकिन तेज दिमाग छात्रों से वाकफियत थी और उन्हें समय देने और खुलने की मैं आदी थी। जो भी काम उसके सामने करो, अगले दिन वो काम पूरा करा हुआ मिलता था। पूरे घर की सफाई करता, कपड़े बर्तन धोता, कार पोंछता, पॉलिश करता और ट्रैक्टर लेकर के खेत को निकल जाता। हाँ, बस खाना कभी नहीं पकाता था। वो हंस करके बोली, और एक काम मैंने भी कभी नहीं किया। वो कहते कहते रुक गई, जैसे खुद से बहस कर रही हूं कि इतना निजी भेद बिल्कुल किसी अनजान को बताना चाहिए या नहीं। फिर जैसे फैसला करते हुए बोली, उसे भेड़ों के पास मैं कभी नहीं जाने देती थी। अभी अभी खरीदी थी, काफी पैसा लगाया था। और मुसलमानों का क्या भरोसा, ये तो हाथ से काट करके खा जाते हैं। अब तक इंग्रिड किस्से में इतना गहरा डूब चुकी थी कि उसे शायद याद नहीं था कि आरिफा भी मुसलमान है। आरिफा चुप रही। मुसलमान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस बहस में पढ़कर वो उन्हें मूल कथानक से गुमराह नहीं करना चाहती थी। ये विवाद बाद में भी उठाया जा सकता है। बात से बात निकली तो पता चला कि 8 साल पहले इंग्रिड के पति कैंसर से मर गए थे। एक बेटा एक बेटी है जो फ्रांस और स्पेन में रहते हैं। जब स्टॉकहोम में थी तब कभी कभार 2-3 साल में आ जाते थे मिलने। अब यहाँ शहर से दूर तो बस स्काइप पर ही बात होती है। आजर को आए 3 महीने हुए थे। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी और क्रिसमस करीब था। मुझे जरा शक था, मुसलमान है, पता नहीं क्रिसमस मनाएगा या नहीं। लेकिन आजर ने क्रिसमस ट्री ला करके ठीक जगह पे रखा, उसे सजाने में मदद की, छोटे छोटे तोहफे खरीदे और जहां जहां मैं नए साल और बड़े दिन की बधाई देने गई, मेरे साथ गया, सबके गले लगा, जी भर के केक और रोस्ट खाया, लेकिन रहा एकदम खामोश। आसपास के फार्म हाउस के रहने वालों ने मिसाल देनी शुरू कर दी, एक कहावत की जो उन लोगों ने बदल दी। कहावत तो है मकबरे जैसा खामोश, उसकी जगह कहने लगे आजर जैसा खामोश। इसने खुद भी सुना, मुस्कुरा भर दिया। सदियों का 18 सर्दियों का 18 घंटे वाला अंधेरे का दिल उदास करने वाला मौसम खत्म हुआ और बर्फ पिघलने लगी। पिछले साल की भेड़ें यानी 50 नए मेमनों के अब की गर्मियों में पहली बार बाल उतारे जाने की बारी थी। मई के पहले हफ्ते में इंग्रिड ने पेशेवर शेयरर बुलवा लिए थे। भेड़ों को पकड़ के रखना जरूरी होता है क्योंकि वो पहली बार बिजली भी है और उसकी आवाज से बिदक भी जाती है। आजर से मदद लेनी ही होगी। वो इतनी देर खामोश रही और दूर कहीं शून्य में ताकती रही कि आरिफा ने उन्हें टहोका लगाते हुए कहा, तो मदद की उसने? एक उदास सी मुस्कुराहट इंग्रिड के होठों को छू गई। आजर ने जवाब तो नहीं दिया, बस खामोशी से साथ हो लिया। घर के बाद खेत थे और खेत के पार भेड़ों का बारा। आजर और मैं भेड़ को पकड़े थे और बिजली का उस तरह शेयरर चला रहा था। शेयर फिसला और तेज धार उस तरह भेड़ की चमड़ी में घुस गया। खून का फव्वारा
इंग्रिड की चीख और मेमने का उछलना और मिमियाना सब एक साथ हुआ। जब जख्म साफ करके बैंडेज चिपका दी गई और मेमना जरा शांत हो गया, तो शेरर ने फिर उस तरह संभाला। मेरा गुस्सा और बड़बड़ाना जारी था। इस तरह का जख्म भर तो जाता है, लेकिन वहां रोए नहीं उगते। उतारे गए ऊन में छेद रह जाता है और उसके दाम, पूरे छल्ले के दाम, कम मिलते हैं। दूसरा कोई उपाय न था। उस महीने में सभी अपनी भेड़ों के ऊन उतरवाते हैं और पेशेवर शेरर से वक्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं मन मार कर काम आगे बढ़ाने की सोच ही रही थी कि आजर बहुत धीमे से बोला, आप उस तरह ठीक से नहीं पकड़े हैं। मैं हैरान आजर की आवाज में पहले मुकम्मल जुमले का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भला गोरा पेशेवर शेरर, वो भी मर्द, स्वीडन में आए पूर्ण रूप से आश्रित अफगान की सलाह कैसे मान लेता? तुनक करके बोला, 27 साल से शेयरिंग कर रहा हूं। 27 साल में आप भेड़ों का स्वभाव नहीं समझ पाए। शेरर ने उस तरह उसकी तरफ बढ़ाते हुए तंज से कहा, तुम ही सिखा दो। आजर के चेहरे का भाव अजीब था, जैसे उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, लेकिन वो उसे हाथ लगाने से डर रहा हो। उसने उस तरह लिया, अब मुंह से एक अजीब तरह की आवाज निकालने लगा और भेड़ के ऊपर हौले से हाथ रखा। भेड़ शांत हो गई। उसने उस तरह चलाना शुरू किया और 11 मिनट में पूरी भेड़ का ऊन एक गुच्छे में उतार करके एक तरफ रख दिया। जिस काम में 3 दिन लगने की उम्मीद थी, वो शाम तक पूरा हो गया। नमक? आजर ने फरमाइश की। हाँ, इनके चारे में मिलाया जाएगा। आजर ने इनकार में सर हिलाया और इंग्रिड इस पशुपेश में कि उससे बहस करके उसको और बोलने के लिए उकसाया जाए या उसकी बात मान करके उसके साथ अपनापन बढ़ाया जाए। आखिर अपनापन जीत गया और इंग्रिड ने नमक की बोरी की तरफ इशारा किया। आजर ने दोनों हाथों पर थूका, हाथ मले और नमक के बोरे में धसा दिए। नमक सने हाथ भेड़ों की तरफ बढ़ाए तो भेड़ें ऐसे लपकी जैसे भूखा बछड़ा गाय के थन की तरफ लपकता है। बार बार नमक के बोरे में हाथ धसाता और भेड़ें उसका हाथ चाट करके साफ कर देती। कब उसके आंसू बहने लगे, जिन्हें ना उसने रोकने की कोशिश की, ना इंग्रिड ने ही उसे कोई दिलासा देना ठीक समझा। कोई घुटन थी जो ना जाने कौन सा रास्ता पा करके बह निकली थी। स्वीडन में घर बुलाए शेरर को खाना खिलाने का चलन है। इंग्रिड उबले आलू मेज पर रख करके मैकरल मच्छी तल रही थी जब शेरर ने पास बैठे आजर से पूछा, मेरे हेल्पर बनोगे? इंग्रिड को तो जैसे किसी ततैया ने डंक मार दिया। आग बबूला होकर के बोली, तुमसे अच्छी शेयरिंग करता है, भेड़ों से प्यार करता है, और उससे बढ़ के बात कि भेड़ें इसे प्यार करती हैं। तुम्हें तो उस तरह पकड़ने की भी तमीज नहीं। तुम इसके हेल्पर क्यों नहीं बन जाते? कुछ सीख ही जाओगे। वो इतनी देर तक धारा प्रवाह डपटती रही कि शेरर को उनको रोकने का कोई और तरीका नहीं सूझा और उसने बेचारगी से बोला, गैस पर मच्छी जल रही है। इंग्रिड ने उतने ही गुस्से से कहा, अरे जल करके कोयला हो जाए तो अच्छा हो, मेरी बला से आज तुम भूखे रहो। आजर ने बहुत धीमे से सर झुकाए झुकाए खाने की मेज से जैसे बात कर रहा हो कहा, मुझे जली मच्छी पसंद नहीं है। अब इंग्रिड जरा नर्म पड़ गई और बोली, पार्टनरशिप की बात करो तो ठीक है, वरना तुम्हारे आधे से ज्यादा ग्राहकों को तो मैं जानती ही हूं। उन्हें तुमसे बेहतर शेयरर दिलाने की बात करती हूँ। प्रस्ताव के साथ धमकी देकर के इंग्रिड निश्चिंत होकर के खाना परोसने लगी। सोच करके बताता हूँ, कह करके शेयरर चला गया। पूरे दिन की थकी इंग्रिड रात सोई नहीं। रात भर उन्होंने अफगान घुमक्कड़ गल्ले पालकों के बारे में इंटरनेट पे जो कुछ मिल सकता था पढ़ डाला। जानकारी बहुत सी मिली, लेकिन जो बात दिल में अटक गई वो ये, इन घुमक्कड़ों का इश्क जितना भटकन से है उतना ही अपनी भेड़ों से है। अपने गल्ले की भेड़ों को ये मांस के लिए कभी नहीं मारते। भटकन और गल्ले दोनों से ही जुदा होकर इनका गुजारा नहीं होता। गुमसुम से हो जाते हैं और शोक से घिरे रहते हैं। बहुत जल्द
मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगले दिन तड़के सवेरे आज़र को कॉफ़ी बढ़ाते हुए इंग्रिड ने कहा, मैं तुम्हारी भटकन नहीं लौटा सकती। इस देश में संभव नहीं है। लेकिन भेड़ें हैं यहाँ, मेरी भी, दूसरे फार्म हाउसेस की भी। यहाँ का चलन नहीं है गल्ले लेकर के एक चारागाह से दूसरे में फिरना, लेकिन भेड़ों को देख-रेख की भी ज़रूरत है और प्यार की भी। 2 दिन बाद शेरर ने प्रस्ताव रखा, बराबर की पार्टनरशिप कंपनी। कंपनी शब्द के इस्तेमाल पर इंग्रिड मुस्कुराई और रोज शाम को काम और पैसों का हिसाब रखने का उसने नियम बना लिया। कहीं उनका हमवतन उनके परदेसी बेटे को ठग तो नहीं रहा है। आज़र रात को सोने तो अपने कमरे में जाता, लेकिन अक्सर सुबह भेड़ों के बाड़े में पाया जाता। अभी तक मालूम नहीं कि वो किन परिस्थितियों में अपने देश से भागा था, कहाँ-कहाँ भटका, क्या-क्या भोगा, लेकिन अब वो भेड़ों के साथ खुश दिखता था। कभी-कभी कोई गीत भी गुनगुनाने लगता था। घूमना अब उसका सेकंड हैंड टोयोटा गाड़ी में होता था, जो उसने अपने पैसों से खरीदी थी। लाइसेंस है, बैंक अकाउंट है, इंग्रिड के फार्म हैंड की तरह उसका रजिस्ट्रेशन भी है। आरिफा और इंग्रिड दोनों काफी देर तक चुप रही। फिर आरिफा ने कहा, हमारी हिंदी में 2 शब्द हैं जो साथ-साथ चलते हैं, भटकन और अटकन। ऐसा माना जाता है कि एक के साथ दूसरा नहीं हो सकता। आपके घर में दोनों एक साथ बसते हैं। इंग्रिड ने एक ठंडी सांस छोड़ी और बोली, हम बिना जाने समझे कितने गलत धारणाएं बना लेते हैं लोगों के बारे में। देखो ना, मैं समझती थी ये मेरी भेड़ों को मार करके खा जाएगा। ये तो भेड़ों पर अपनी जान निछावर करता है। इंग्रिड की आवाज में होनहार बेटे के गुण गिनवाने वाला लहजा था। वो चुप हुई तो आरिफा ने सवाल किया, लेकिन बोलता अब भी बहुत कम है, तकरीबन ना के बराबर, है ना? इंग्रिड ने फौरन टोका, अफगान चरवाहे कम सुखन होते हैं। उनकी मानसिक और सामाजिक बनावट ही ऐसी होती है। वो क्यों अपने आप को बदले? आरिफा उनकी भावना समझते हुए मुस्कुराई। भला एक माँ इतने बड़े ऐप को एक तिल जैसा ही तो देखेगी बेटे में। ये 3 साल पहले की बात थी। इस बीच इंग्रिड से क्रिसमस और नए साल पर या कभी-कभार वैसे भी संपर्क बना रहा। आज सुबह फोन पर इंग्रिड का मैसेज आया, बात करनी है, अर्जेंट। मैसेज पढ़कर आरिफा ने फौरन फोन किया, जो 1 घंटे में इंग्रिड ने उठा लिया। आज़र का डिपोटेशन ऑर्डर आया है। क्या? मगर उसे तो स्वीडन की नागरिकता मिल गई थी। आरिफा ने सवाल किया। अरे सरकार का क्या है, जब चाहे अपने फैसले बदल दे, इंग्रिड ने गुस्से से जवाब दिया। तो अब? लड़े बिना तो हार मैं नहीं मानूंगी। भला कोई एक माँ को कैसे उसके बेटे से अलग कर सकता है? आरिफा ने दूसरा सवाल किया। आज़र को पता है? हाँ, सरकारी खत उसी के नाम आया था। पढ़कर कुछ बोला नहीं, भेड़ों के बाड़े में चला गया। कल से वहीं है। मैं उसके लिए खाना लेकर के गई थी। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो बहुत रोया है। अजीब बात है, मुझे भेड़ों की आंखों में भी आंसुओं की नमी दिखाई दे रही थी। ऐसे उससे चिपक करके बैठी थी जैसे कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। इतना कह करके इंग्रिड भी फूट-फूट कर रोने लगी। आरिफा सोच रही थी, भटकन की क्या परिभाषा है? क्या कोई इसे अपनी मर्जी से चुनता है, या बदलती सरकारें और उनकी राजनीति हम पर भटकन थोप देती है? क्या आज़र की भटकन उसकी विरासत है, या उसकी किस्मत, या फिर वो भी राजनीति का शिकार है जो हमेशा मजलूम बेबस लोगों को निशाना बनाती है?